हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में असेसमेंट ऑफ सरफेस रफनेस के बारे में हम जानकारी लेंगे कि असेसमेंट ऑफ सरफेस रफनेस एक्चुअली होता क्या है, किस प्रकार से हम किसी भी सरफेस को उसके स्मूथनेस या उसके रफनेस की हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, या इन सब चीज़ों का महत्वपूर्णता क्या है इंजीनियरिंग फील्ड में। किसी भी सरफेस को हम स्मूथ कैसे कह सकते हैं, परफेक्टली हम किस स्थिति में हम कह सकते हैं, या उसके किस ग्रेडिंग के तहत हम उसे स्मूथ और रफ में हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम हमारे लेक्चर में समझेंगे, जानेंगे। तो असेसमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, देखिए सबसे पहली बात ये है, जो हमारा ये यूनिट है असेसमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, ये बेसिकली जैसे कि हमारा किसी भी प्रकार का सरफेस होता है, तो हम जब उसे नेकेड आई से जब हम उसे देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा प्रेजेंट जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। लेकिन जब हम उसी सरफेस को जब हम और माइक्रोस्कोपिकली जब हम टेस्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ है या नहीं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, जब हम उसे 500 टाइम्स या 1000 टाइम्स जब हम उसे जूम करके देखते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर में जा करके देखते हैं, उसके टॉप सरफेस के ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो सरफेस है ये कुछ इस प्रकार का वेवी फॉर्म बना रहा है। ठीक है, कुछ अप्स हैं और कुछ डाउन्स हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से अप्स कर्वेचर है और कुछ जो है डाउन्स कर्वेचर है। ठीक है, कुछ सैलो हैं और कुछ अप्स हैं। सैलो का मतलब गहरा, डीप का मतलब गहरा, और अप्स का मतलब जो होता है ये ऊंचा। ठीक है, तो दरअसल जो ये जो ऊंचा जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, PEAK, पीक कहते हैं। और जो ये नीचे की ओर जो गहराई जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ओके, तो ये जो पीक और वैली से ही मिल करके क्या बनता है, कोई भी एक सरफेस कंप्लीट होता है। तो इस पूरे एंटायर वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा सरफेस नहीं है जिसे कि हम क्या कह सकें, परफेक्टली स्मूथ कह सकें। क्योंकि जब हम उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उसका माइक्रो स्ट्रक्चर इसी प्रकार का वेवलेंथ, इसी प्रकार का वेवी फॉर्म बना रहा है अपने टॉप सरफेस में। तो अब उसके बाद में उस वेवी फॉर्म की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उस वेवी फॉर्म को हम और ज़्यादा अच्छे से हम जानने समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उसके वेवी फॉर्म में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारा ये इस फिगर को हम देखते हैं। देखिए ये जो है सरफेस रफनेस लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ वर्टिकल डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल सरफेस ओवर अ स्पेसिफाइड लेंथ सरफेस। तो देखिए अगर हम किसी भी सरफेस को देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो कुछ उसमें अप्स दिखते हैं, मतलब ऊंचा दिखता है, और कुछ जो है वो नीचे की ओर गहरा दिखता है, फिर ऊंचा फिर गहरा, फिर ऊंचा फिर गहरा, फिर कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट दिखता है। तो देखिए ये जो वर्टिकल डेविएशन है इसे जो है ये एक्स, एक रेफरेंस लाइन खींचा गया है, और जितने डिफरेंस को, जितनी दूरी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे डिस्टेंस LM कहा गया है। ओके, और देखिए वर्टिकल डेविएशन को ये देखिए यहाँ पर x से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया एक्चुअल सरफेस हो गया, ये नॉमिनल सरफेस हो गया, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर सैम्पलिंग लेंथ, इट इज़ द लेंथ ऑफ प्रोफाइल नेसेसरी फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इरेगुलरिटीज टू बी टेकन इन अकाउंट, ऑल्सो कॉल्ड एज कट ऑफ लेंथ। इट इज़ मेजर्ड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोफाइल। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि किसी भी सरफेस का जब हम माइक्रोस्कोपिकली जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें उसके जो इवेल्युएशन में हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है। और इन्हीं सब इरेगुलरिटीज़ के सापेक्ष में हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सरफेस है वो कितना पैरेलल है, कितना स्मूथ है, या कितना उसमें इरेगुलरिटीज़ या उसकी रफनेस की स्केलिंग क्या है, ग्रेडिंग क्या है। तो इसी के साथ में हम अपने दूसरे फिगर को भी देखते हैं। देखिए ये जो है एनालिसिस ऑफ सरफेस ट्रेसेस, सरफेस फिनिश। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ये मेथड से हमें सरफेस ट्रेस या सरफेस फिनिश के बारे में बताया जा रहा है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं CLA मेथड। CLA मेथड का मतलब होता है सेंटर लाइन एवरेज मेथड। तो देखिए यहाँ पर हर जो ऊंचा जो है पीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचे वाले को हम पीक बोलेंगे, और जो डाउनवर्ड में है, डाउन में है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैली कहेंगे।
तो हर एक पीक और हर एक वैली को हम क्या करेंगे, 5-5 हिस्से में हम बांट देंगे। अगर ये पीक का डिस्टेंस अगर और ज़्यादा है तो हम इसे क्या करेंगे, 10 डिविजन्स में भी हम बांट सकते हैं, 15-20, जितनी लंबाई है या जितना मैग्नीफाइड हमारा ये इमेज रहेगा उतना ज़्यादा हम इसे स्केल में बांट सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जितने ज़्यादा स्केल में जब आप बांटेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजोल्यूशन, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आपको किसी भी ऑब्जर्वेशन में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए डिविजन्स बनाने के बाद में देखिए यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5 है ना। तो यहाँ पर देखिए हर एक क्या है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से जो है पीक वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो CLA जो वैल्यू रहती है उसको फाइंड आउट करने का देखिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ये है H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस जितना भी आपका डिस्टेंस तक के, जैसे यहाँ पर 5 तक के आप कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, H5 तक के होगा डिवाइडेड बाई M। तो यहाँ पर जो ये H1, H2, H3 क्या रहेगा, इसकी ऊंचाई और इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई। तो इस प्रकार से ऊंचाई गहराई को है जो है हमें प्लस प्लस यहाँ पर करते जाना है डिवाइडेड बाई n। n क्या करेंगे हम, कितने नंबर ऑफ पीक्स एंड वैलीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ भी कहते हैं, CREAST क्रेस्ट एंड TROUGH ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ भी इसे कहा जाता है। क्रस्ट जो रहता है ऊंचे को कहा जाता है और ट्रफ जो रहता है वो नीचे को कहा जाता है। तो क्रस्ट एंड ट्रफ, जितने भी क्रस्ट एंड, जैसे यहाँ पर 5 है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, देखिए ये तो हो गया पहला, है ना, पहला ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये H1 क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है। अब दूसरा है देखिए A1, A2, A3, AN तक के डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ पर A क्या चीज़ है, एरिया है। ओके, देखिए यहाँ पर A जो है ये एरिया है। एरिया ये निकालने का हमारे पास में एक पर्टिकुलरली एक फॉर्मूला होता है। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। तो इस प्रकार से 5 एरिया हम निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाई हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, L से हम उसे डिवाइड करेंगे। L क्या रहेगा, ये पर्टिकुलरली लेंथ रहेगा। ओके, इस प्रकार का ये लेंथ रहेगा। इस लेंथ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, समेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई L भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास में सेंटर लाइन एवरेज निकालने के यहाँ पर 2 बेसिक फॉर्मूले हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो देखिए सरफेस रफनेस इज मेजर्ड एज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल सरफेस। तो किसी भी सरफेस का जो रफनेस रहता है उसको एवरेज डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल सरफेस से भी हम उसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और जो दूसरा देखिए इसी के आगे में कंटिन्यू किया गया है, इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट्स फ्रॉम मीन लाइन रिगार्डलेस ऑफ द अरिथमेटिक साइंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, है ना। कैलकुलेशन ऑफ CLA वैल्यू बाय इक्वेशन 2 इज कैरिड आउट बाय प्लैनीमीटर। ओके, प्लैनीमीटर एक दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम किसी भी सरफेस के रफनेस को हम मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज लाइन एक ये वैल्यू के को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम कुछ और फिगर्स देखते हैं इसके बारे में। देखिए एनालिसिस सरफेस ट्रेसेस, यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। देखिए एक तो आपने CLA मेथड देखा किसी भी रफनेस को फाइंड आउट करने का, और CLA के बाद में एक होता है RMS मेथड। तो RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर मेथड। ओके, यहाँ पर देखिए रूट, देखिए ये जो वर्ड है इसी से ही सारी चीज़ क्लियर हो रही है। ये देखिए ये जो है ये क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, और ये देखिए ये मीन निकाला जा रहा है। मीन मतलब स्क्वायर का मीन निकाला जा रहा है। ओके, तो देखिए ये जो हाइट है इसे H1, ये जो डीप है इसे H2, फिर ये हाइट है इसे H3, फिर ये जो हाइट, ये जो नीचे की ओर जो गया है इसे H4, फिर ये जो गया है ये H5। तो इस प्रकार से H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर, इस प्रकार से H5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है RMS वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द सरफेस मेजर्ड फ्रॉम ए मीन लाइन। तो मीन लाइन जो रहता है, मीन लाइन के ऊपर और मीन लाइन के नीचे में जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो भी ये हाइट जो है, पहले वाले हाइट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले हाइट का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले हाइट का स्क्वायर प्लस चौथे का हाइट का स्क्वायर प्लस पाँचवें के हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। n क्या रहेगा, 5 हमने यहाँ पर देखिए हाइट और डीप हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 हम n का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो HRMS की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगी, अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर प्लस H4 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी, बनती चली जाएंगी, है ना।
डिवाइडेड बाई n, यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये h जो है, और ये देखिए ये जो है l यहाँ पर लेंथ भी लिखा हुआ है, तो हम इसको HRMS से भी निकाल सकते हैं और CLA मेथड से भी हम इसे निकाल सकते हैं। CLA के दूसरे वाले फॉर्मूले के मेथड से भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा जो, देखिए ये एक अगला भी यहाँ पर एक डायग्राम है। ये देखिए ये दरअसल किसी भी सरफेस का माइक्रो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से उसका माइक्रो स्ट्रक्चर रहता है। देखिए ये जो है क्रैटर हम इसे कहते हैं, मतलब क्रैटर का मतलब दो लाइन के बीच का जो एक बहुत ही सामान्य सा जो एक जो इस प्रकार से देखिए ये गड्ढे किस्म का दिख रहा है यहाँ पर, है ना। और ये देखिए ये देखिए इसी के बीच में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर हम खींच देंगे, और उसी ये देखिए ये आपने देखा माइक्रो स्ट्रक्चर में इतना बड़ा स्ट्रक्चर। अब उसमें से और एक छोटे स्ट्रक्चर को हमने क्या किया कि इसका जो बॉर्डर है, इसका जो किनारा जो है, इस बॉर्डर को हमने और क्या कर दिया, मैग्नीफाई करके हम ये वाले फिगर को हमने बना दिया। अब ये वाले फिगर में यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक रेफरेंस लाइन खींच दिया। अब रेफरेंस लाइन खींचने के बाद में कुछ जो इसका हिस्सा है वो ऊपर की ओर रहेगा, और कुछ जो इसका हिस्सा है वो नीचे की ओर आएगा, कुछ ऊपर और कुछ नीचे की ओर आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी में ही हम CLA और RMS मेथड से इसके रफनेस को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रैक को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लॉ कह रहे हैं, और जो गड्ढे या डीप कंटूर किस्म के बने हुए हैं तो उसे भी हम क्या कह रहे हैं, फ्लॉ कह रहे हैं। देखिए ये जो है ये ले डायरेक्शन कहलाता है, ये वाला। ठीक है, ले डायरेक्शन मतलब किस तरफ, किस दिशा में जो इसके जो लेयर्स या जो पार्टीशन जो बने हुए हैं लाइनिंग के, वो किस डायरेक्शन में है, उन दोनों उस दिशा को, किस दिशा की ओर जा रहे हैं ये डायरेक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ले डायरेक्शन कहेंगे। ये देखिए ये जो दो डिफरेंस के बीच में जो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वेवीनेस स्पेसिंग कहेंगे। ओके, वेवीनेस स्पेसिंग कहेंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो है डिफरेंस जो है, ये पहला और ये जो दूसरा, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, इसे हम क्या कहेंगे, वेवीनेस हाइट। ये जो हॉरिजॉन्टल में है उसे हम क्या कहेंगे, वेवीनेस स्पेसिंग, और ये जो वर्टिकल में है इसे हम क्या कहेंगे, वेवीनेस हाइट कहेंगे। ओके, तो देखिए वेवीनेस हाइट यहाँ पर भी बताया गया है, ये वेवीनेस हाइट हो गया ऊंचाई, और ये जो हो गया क्या हो गया, वेवीनेस विड्थ हो गया, मतलब चौड़ाई हो गया वेवीनेस का। ठीक है, रफनेस का विड्थ और रफनेस का हाइट हो गया। ठीक है, रफनेस कहिए या वेवीनेस कहिए, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो आइए इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। ये दरअसल माइक्रो स्ट्रक्चर का स्टडी है कि किसी भी सरफेस का जो माइक्रो स्ट्रक्चर रहता है वो किस प्रकार से रहता है, और उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो उसे हम किस प्रकार से उसके नॉमेनक्लेचर्स को बनाएं, क्या क्या उसमें रहता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर बताई गई है इस डायग्राम में। आइए देखते हैं अगला डायग्राम इसी का। ये देखिए ये भी है मीनिंग ऑफ सिंबल्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये मान लीजिए कि एक सरफेस है, रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस के ऊपर में ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, एक सेंसर जैसा लगा हुआ है, और इस सेंसर में क्या हो रहा है कि इस सेंसर के जरिए कोई भी सरफेस का हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। और रीडिंग लेने के बाद में हम देख रहे हैं कि इसकी रीडिंग लेने के बाद में, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्क्रीन में, कि ये रीडिंग लेने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर A, B, C, D और E, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। पहला पॉइंट देखिए A क्या बता रहा है, रफनेस वैल्यू RA इन माइक्रॉन्स और रफनेस ग्रेड सिंबल N1 to N12। ओके, ये A हो गया है ना। ये क्या बता रहा है, रफनेस के ग्रेड को बता रहा है। अगर N1 से N12 तक के रहेगा रफनेस, तो उसे A नाम से हम क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, देखिए B क्या बता रहा है, प्रोडक्शन मेथड, ट्रीटमेंट और कोटिंग। ठीक है, ये प्रोडक्शन मेथड जब हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग एट दैट टाइम जो भी इसमें ट्रीटमेंट या जो भी इसमें उपचार या जो भी इसमें कोटिंग किया जा रहा है, उसे हम B नाम से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। C देखिए क्या बता रहा है, सैम्पलिंग लेंथ। ठीक है, सैम्पलिंग लेंथ इन mm। ठीक है, mm में हम किसी भी लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग के जरिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सैम्पलिंग लेंथ mm में। फिर उसका देखिए D है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ले है।
ये डी जो है ये किस दिशा में ये हमारा सेंसर या इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, डी से हम डिनोट कर रहे हैं। ई जो है ये क्या है, मशीनिंग अलाउंसेस इन एमएम है। ओके, मशीनिंग अलाउंसेस इन एमएम है। तो इस मशीन में कितनी अलाउंसेस है, प्लस माइनस 0.0001 mm का है, या प्लस माइनस 0.0001 से ज़्यादा या कम का है, जो भी है मशीनिंग अलाउंसेस इन एमएम जो है ये ई से डिनोट करेंगे। तो ये ए बी सी डी ई क्या है, ये दरअसल नॉमेनक्लेचर है किसी भी सरफेस रफनेस इंडिकेटर का, है ना। किसी भी सरफेस रफनेस इंस्ट्रूमेंट का ये क्या है, एक कहना चाहिए नॉमेनक्लेचर है, एक प्रोटोटाइप है कि ए बी सी डी ई जो है उसमें इस प्रकार से डिवाइडेड रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया। आइए इसके आगे ये मशीनिंग सिंबल्स हैं, है ना, सरफेस रफनेस के लिए। अगला डायग्राम हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी टेक्सचर और दूसरा है सेकेंडरी टेक्सचर। जो हमारा पिक्चर है वो थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का यहाँ पर दिख रहा है, ये जो फिगर है, बट प्राइमरी टेक्सचर हाइट और सेकेंडरी टेक्सचर हाइट को आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। प्राइमरी टेक्सचर विड्थ और सेकेंडरी टेक्सचर विड्थ है। तो इस फिगर से बहुत ही क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ये चीज़ स्पष्ट हो रहा होगा कि प्राइमरी टेक्सचर हाइट या विड्थ जो है, हम किसी भी स्ट्रक्चर का बहुत ही छोटे से एलिमेंट को जब हम कंसिडर करते हैं तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो स्ट्रक्चर जो रहता है उसे जब हम कंसिडर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टेक्सचर विड्थ कहते हैं। और जब हम किसी भी उसी ऑब्जेक्ट का, जब हम किसी बड़े स्ट्रक्चर को जब हम, या बड़े स्पेस का जब हम हाइट या विड्थ को जब हम मेज़र करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टेक्सचर हाइट या सेकेंडरी टेक्सचर विड्थ कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि प्राइमरी टेक्सचर मतलब कि एक छोटे यूनिट का जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसे हम प्राइमरी टेक्सचर हाइट या विड्थ कहते हैं, और अगर बड़े टेक्सचर का अगर हम हाइट या विड्थ अगर देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी टेक्सचर हाइट या विड्थ कहेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे डेफिनेशंस में भी हमें देखने को मिलेंगी, जो कि एग्ज़ाम्स में भी आता है, कई बार पूछा जाता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से जब पूछा जाता है तो जैसा कि ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो इस प्रकार से डायग्राम को अगर आप इसी प्रकार से ही हमें बनाना होगा, और हमारे नोट्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही डायग्राम हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो नोट्स है इसके कुछ। ये देखिए, ये जो है इस यूनिट का नाम जो है असेसमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, जैसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतह रुक्षता। ओके, सतह रुक्षता। और देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर डेफिनेशन तो देखने को मिल रहा है रफनेस, जैसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, रुक्षता। ओके, तो रफनेस इज कैज्ड ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस रफनेस विच रिजल्ट्स फ्रॉम द inherent action of the production process. These are deemed in the include transverse feed mark and the irregularities within them. तो रफनेस क्या होता है, किसी भी सरफेस की जो टॉप जो सरफेस रहता है उसकी जो रफनेस रहती है ना, रफनेस को जब हम और ज़्यादा क्लियर तरीके से देखते हैं तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, इरेगुलरिटीज़ भी कह सकते हैं। ओके, इरेगुलरिटीज़ हैं, और इरेगुलरिटीज़ के साथ में हमें और क्या देखने को मिल सकता है, इरेगुलरिटीज को जब हम माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में हमें और क्या इसमें समझ में आ सकता है कि इसमें किस प्रकार से फ्लॉज या किस प्रकार से डीप बने हुए हैं, या किस प्रकार से फ्लॉज का मतलब क्रैक, जैसा कि हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा है क्रैक, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं रफनेस के बारे में और क्या कैटेगराइज किया गया है, आगे देखते हैं। देखिए रफनेस को और दो यहाँ पर हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, पहला है प्राइमरी टेक्सचर और दूसरा है सेकेंडरी टेक्सचर। तो मेरे ख्याल से इसका डायग्राम अभी हमने देखा है कि एक छोटी इकाई का जब हम, ये देखिए प्राइमरी टेक्सचर और ये है सेकेंडरी टेक्सचर, है ना। अब इसका डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है इसके डेफिनेशन में। देखिए प्राइमरी टेक्सचर एंड सेकेंडरी टेक्सचर को हिंदी में हम कहते हैं प्राथमिक तंतु रचना एवं द्वितीयक बुनावट या तंतु रचना। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आर ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज एंड आर कॉमनली नोन एज माइक्रो ज्योमेट्रिकल इरर्स। और ये क्या है, किसी भी सरफेस की इरेगुलरिटीज़ या उसके माइक्रो लेवल में जो ज्योमेट्रिकल इरर्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। अब उस टेक्सचर को और यहाँ पर दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी टेक्सचर प्राथमिक तंतु रचना। इसमें लिखा हुआ है द प्राइमरी टेक्सचर इज ऑल्सो टर्म्ड एज रफनेस
दिस इंक्लूड द इरेगुलरिटीज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ कैस्ड बाई डायरेक्ट एक्शन of the cutting element on the material or by some other disturbances such as friction, wear और corrosion। तो प्राइमरी टेक्सचर जो रहता है बहुत ही छोटे यूनिट की हम रीडिंग करते हैं, जो कि किसी फ्रिक्शन या वियर या कोरोजन के कारण से देखने को मिलता है किसी भी सरफेस में रफनेस। ओके, तो ये इरेगुलरिटीज बहुत ही छोटे यूनिट का होता है। आगे देखते हैं सेकेंडरी टेक्सचर के बारे में। तो सेकेंडरी टेक्सचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्वितीयक बुनावट या तंतु रचना कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द सेकेंडरी टेक्सचर इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेवीनेस। दिस इरेगुलरिटीज इज ड्यू टू कंसिडरेबली वेवलेंथ ऑफ अ पीरियोडिक कैरेक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस इन द जनरेटिंग सेटअप। ओके, तो देखिए ये जो सेकेंडरी टेक्सचर जो होता है, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा, तो ये थोड़े बड़े यूनिट का रहता है और इसका जो वेवी लेंथ है या जो पीरियोडिक कैरेक्टर जो रहता है ये भी थोड़े बड़े यूनिट का रहता है। ओके, और ये सेटअप की एक छोटी इकाई नहीं रहती है, ये काफ़ी बड़े इकाई की जब हम रीडिंग करते हैं, उसके बड़े इकाई की जब सरफेस टेक्सचर की जब हम रीडिंग करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी टेक्सचर रीडिंग कहते हैं। ओके, तो इसके डेफिनेशन को आप थोड़ा केयरफुली आप पढ़ेंगे। देखिए ये सेकेंडरी टेक्सचर कहलाता है जब हम बड़े यूनिट की जब हम रीडिंग लेते हैं, तो ये सेकेंडरी टेक्सचर हाइट और ये सेकेंडरी टेक्सचर विड्थ कहलाता है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर। अब हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सरफेसेस, इसे हम हिंदी में कहेंगे सतह के प्रकार। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है ये है स्मूथ एंड फ्लैट सरफेसेस, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं चिकनी और चपटी सतह। और दूसरा है स्मूथ बट नॉट फ्लैट, हिंदी में से कहते हैं चिकनी परंतु चपटी नहीं। तीसरा जो है फ्लैट बट नॉट स्मूथ, हिंदी में कहेंगे चपटी और चिकनी नहीं। और चौथा जो है नाइदर फ्लैट नॉर स्मूथ, चपटी और ना चपटी और ना चिकनी कहेंगे। तो ये जो काइंड्स ऑफ सरफेसेस हैं, अब इसे हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। 4 प्रकार के सरफेस यहाँ पर बताए गए हैं, मतलब सरफेस के माइक्रो स्ट्रक्चर्स को बताए गए हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो इसे हम देख लेते हैं ये किस प्रकार से हो रहा है। देखिए द 4 काइंड्स ऑफ सरफेसेस एक्सप्लेन्ड बिलो विथ द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस। तो देखिए स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस, तो ये क्या है? स्मूथ भी है और फ्लैट भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है? स्मूथ बट नॉट फ्लैट। देखिए ये जो सरफेस है स्मूथ मतलब चिकना तो है बट चपटा नहीं है ना, चिकना तो है बट चिपटा नहीं है, ये क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। ओके, स्मूथ बट नॉट फ्लैट। तीसरा देखते हैं फ्लैट बट नॉट स्मूथ। तो देखिए तीसरा जो है ये फ्लैट तो है, एक सीधे लाइन में तो है बट स्मूथ नहीं है, ये क्या है? रफ है। देखिए ऊंचे वाले को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पीक बोल रहे हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं? वैली बोल रहे हैं। पीक एंड वैली या क्रेस्ट एंड ट्रफ भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। तो ये क्या हो गया? तीसरा वाला फ्लैट बट नॉट स्मूथ हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा, तो नाइदर फ्लैट नॉर स्मूथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए ना तो ये फ्लैट है, मतलब ना तो ये चिपटा है ना, और ना तो ये चिकना है, ये खरदूरा है, रफ है, और ये टेढ़ा मेढ़ा भी है ना। नाइदर फ्लैट नॉर स्मूथ ये लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सरफेस टेक्सचर के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो 4 पैटर्न के जो सरफेस होते हैं या इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो चीज़ को हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि सरफेस टेक्सचर होता क्या है, कैसा होता है ना। तो सरफेस टेक्सचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सतह रुक्षता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द रिपीटेटिवनेस और रैंडम डेविएशंस फ्रॉम द nominal surface which form the pattern of the surface. Surface texture include roughness, waviness and lays and flaws. तो देखिए कोई भी सरफेस का जो टेक्सचर रहता है वो 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। कोई भी सतह की जो रुक्षता जो होती है वो 4 पॉइंट से मिलकर के बनती है। पहला है रफनेस, है ना, दूसरा है वेवीनेस, तीसरा है ले एंड फ्लॉज। तो रफनेस मेरे ख्याल से इरेगुलरिटी आप लोग समझ गए। वेवीनेस मतलब ऊंचा या नीचे में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किसी किसी जगह पर वेवीनेस की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, किसी किसी जगह पर वेवीनेस की जो प्रेजेंस जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। वेवीनेस मतलब इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार से जो देखने को मिल रहा है इसे हम क्या कहेंगे? वेवीनेस। तो किसी किसी जगह पर बहुत ही छोटा छोटा इस प्रकार का हमें वेवी देखने को मिलता है, और किसी किसी जगह पर वेवीनेस जो है थोड़ा सा लंबा किस्म का देखने को मिलता है।
हालांकि जो जूम या जो माइक्रो का जो लेवल जो रहता है वो दोनों के लिए एक ही रहता है। 1000 टाइम्स हमने मैग्नीफाई कर दिया किसी भी सरफेस को, तो किसी सरफेस में हमें जो वेवीनेस जो है वो थोड़ा सा फार बेटर या फार बिगर देखने को मिलता है, और किसी किसी सरफेस में बहुत ही छोटे छोटे हमें वेवीनेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये रफनेस तो आगे समझ में, इरेगुलरिटीज कम बोलते हैं, वेवीनेस भी आगे समझ में। लेज जो रहते हैं ये क्या रहता है, डायरेक्शन ऑफ रफनेस रहता है। जो डायरेक्शन ऑफ रफनेस मतलब कोई भी जो रफ सरफेस जो रहता है वो रफ किस तरीके से रहता है, किस पैटर्न में रहता है, लेयर्स के पैटर्न में रहता है। तो जो लेयर्स के जो पैटर्न जो हैं किस डायरेक्शन में हैं उसे क्या कहते हैं, ले कहते हैं। ओके, लेयर्स के जो डायरेक्शन जो रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ले कहेंगे। फ्लॉस का मतलब होता है क्रेक या पिट, है ना, छोटा सा ऐसे नोच लगा हुआ है या क्रेक है अगर हमारे सरफेस में, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लॉस कहेंगे, है ना। अब देखिए आगे, देखिए फ्लॉस के बारे में और यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फ्लॉस को क्या बताया गया, देखिए फ्लॉस आर इरेगुलरिटीज विच ऑकर एट वन प्लेस और एट रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंटली और वाइडली वरिंग इंटरवल इन सरफेस। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से बताया गया है, और कुछ फ्लॉस के भी डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं, ये देखिए फ्लॉस के डायग्राम, ये देखिए जैसे कि ये वाला जो फिगर आपने देखा था ये, तो इसमें देखिए ये कैरेक्टर फ्लॉज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्रैक फ्लॉज देखने को मिल रहा है। क्रैक या छोटी इस प्रकार के अगर गड्ढे जैसे बने हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लॉ कहेंगे। ओके, फ्लॉ कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, फ्लॉज आर इरेगुलर विच ऑकर्स एट वन प्लेस और एट रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट और वाइडली वरिंग इंटरवल इन अ सरफेस, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं हम, असेसमेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर इज इम्पॉर्टेंट। सतह रुक्षता की ज़रूरत, किसी भी सरफेस में जो सरफेस की जो टेक्सचर रहती है उसकी क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या खासियत होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मूथर एंड हार्डर सरफेस was released as greater strength and bearing loads were demanded. It was also found that functioning of machine parts, load carrying capacity, tool life, fatigue life, bearing corrosions and wear quality fatigue life, bearing corrosion and wear qualities of any component ऑफ ए मशीन हैव डायरेक्ट बियरिंग विथ इट सरफेस टेक्सचर। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है असेसमेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर में, कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि किसी भी सरफेस का जो टेक्सचर जो रहता है, मतलब किसी भी सरफेस का जो स्मूथनेस या उसका वेवीनेस जो रहता है वो किस पर आधारित रहता है। अगर मान लीजिए कि उस सरफेस का जो स्मूथनेस जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि अगर सरफेस का स्मूथनेस बहुत ही अच्छा है तो नो डाउट वो सरफेस क्या रहेगा, हाईली स्ट्रेंथ रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी बहुत अच्छी रहेगी, हार्डनेस भी बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ भी रहेगी बहुत अच्छी, टफनेस भी बहुत अच्छी रहेगी, और भी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहेंगी वो भी क्या होंगी, बहुत ही अच्छी रहेंगी। कब, जब उसका सरफेस का जो टेक्सचर है वो जब बहुत ही अच्छा होगा तब। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और सरफेस अगर स्मूथ है और तो उस पर जो टूल लाइफ है, फटीग लाइफ है, बियरिंग कोरोजन, बियरिंग क्वालिटीज़ जो हैं ये सब भी क्या हो जाएंगी उसकी, बहुत ही अच्छी रहेंगी। अब आगे का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फेलियर ड्यू टू फटीग ऑलवेज स्टार्ट्स टू ऑकर एट शार्प कॉर्नर्स वेयर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑकर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो फेलियर जितना भी होता है फटीग के कारण, फटीग दरअसल एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रिपीटेडली लगता है अप डाउन, मतलब कि बार बार अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम बेंड करेंगे फिर सीधा करेंगे, फिर बेंड करेंगे फिर सीधा करेंगे, फिर बेंड करेंगे फिर सीधा करेंगे, तो रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम्स जब चलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। ठीक है, बेंड फिर सीधा, बेंड फिर सीधा, ये फटीग जो रहता है दरअसल बहुत से ऑटोमोबाइल के बहुत से ऐसे पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि हमारा सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग, तो ये सब स्प्रिंग्स क्या करते हैं, जैसे ही लोड आता है ये सीधा होता है, फिर जैसे ही चला जाता है फिर से बेंड हो जाता है, फिर लोड आता है सीधा होता है, फिर
लोड से जैसे ही वो रिकवर होता है तो फिर से सीधा हो जाता है। तो ये जो साइकिल है ये बेंड होने और सीधे होने की ये क्या रहता है, रिपीटेडली चलता रहता है। तो इसे ही दरअसल हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है कि अगर फटीग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर लगातार लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो अगर उसमें कॉर्नर में अगर कोई नोच बन गया है तो उस नोच से वो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है फेल हो सकता है। ठीक है, वो स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाएगा उस नोच में और वो जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रूट ऑफ एनी सरफेस इरेगुलरिटीज एक्ट एज शार्प कॉर्नर एंड सच पार्ट फेल्स अर्लियर। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से इरेगुलरिटीज या नोच अगर उसमें दिखेगा तो उस जगह से वो क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी फेल हो जाएगा। दस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ एनी पार्ट which is subjected to repeated reversal of stress, the working of non-working surfaces of that surface must be given very good finish. Good bearing properties in any part are obtained, that is a large number of hills and valleys. ठीक है, पीक या वैलीज पे यहाँ पर हिल्स एंड वैलीज भी बताया गया है। इफ द surface is perfectly smooth then the seizure would occur due to difficulty of maintaining the lubricating oil film. Thus it is seen that different requirements deemed different types of surfaces, therefore the assessment of surface texture is essential. तो यहाँ पर ये बताया गया ओवरऑल, ये पढ़ने के बाद भी इतना बस समझ में आ रहा है इसके समरी में कि जिस भी सरफेस का जो सरफेस टेक्सचर जितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस और बाकी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होंगी। और जिस सरफेस की इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी, हिल्स एंड वैलीज ज़्यादा होंगी, उस सरफेस का क्या होगा, हमें उतनी ज़्यादा अच्छी हमें उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात यहाँ पर ये बताया गया है कि इरेगुलरिटीज़ को मेकअप करने का एक और तरीका यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है, वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म। मतलब कि जब ऑयल या ग्रीस से जब हम किसी भी सरफेस को जब हम ऊपर में अगर लगा देते हैं ऑयल या ग्रीस को, तो वो सरफेस क्या हो जाता है, मेकअप हो जाता है। उसमें जितनी भी इरेगुलरिटीज़ रहती है वो क्या हो जाती है, फिलअप हो जाती है, मेकअप हो जाती है। तो ऑयल या ग्रीस लगाने के बाद से वो क्या हो जाता है, एक एक्सटर्नल लेयर बना लेता है और उसके बाद में वो जो पर्टिकुलरली जो टेक्सचर रहता है उसका ओरिजिनल टेक्सचर वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है ग्रीस या ऑयल के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब कि हम उसमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं और कंडक्ट करके हम उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है। ओके, तो ये हो गया सरफेस टेक्सचर के बारे में। आज के क्लास में हमने रफनेस के बारे में जानकारी लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट्स की तरीके से बना करके चलिए ताकि आप लोगों का मेन एग्ज़ाम में भी ये काम आए। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।